I am Mohammad Shamshad Ahmed from Plus 2 High School Neruth. As a science teacher, today I am teaching second part of cell class. लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेल के बारे में बहुत चर्चा किया था। सेल की खोज कैसे हुई थी, सेल क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी हम लोगों ने किए थे। आज हम लोग सेल का कुछ बचा हुआ हिस्सा देखेंगे। स्मॉलेस्ट सेल क्या है, सबसे छोटा कोशिका जो है क्या है, स्मॉलेस्ट सेल। स्मॉलेस्ट सेल प्लूरोन्यूमोनिया, सबसे छोटा कोशिका, सबसे छोटा कोशिका। सबसे छोटा कोशिका प्लूरोन्यूमोनिया, जो लगभग 0.01 माइक्रोमीटर का होता है। 0.01 माइक्रोमीटर का होता है, दुनिया का सबसे छोटा कोशिका। और बड़े कोशिका में लार्जेस्ट सेल में ऑस्ट्रिच के एग का जो सेल होता है, शुतुरमुर्ग के अंडे का जो सेल होता है, वो बड़े सेल में उसका काउंट होता है। वो 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर डायमीटर तक का हो सकता है। 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर तक का हो सकता है। ह्यूमन बीइंग्स, मनुष्य के अंदर सबसे बड़ा कोशिका क्या है? एक बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन, हम लोग डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे। अभी आपके सामने नर्व सेल, जिसको हम न्यूरॉन भी कहते हैं, नर्व सेल्स, न्यूरॉन भी इसको हम लोग कहते हैं, तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका किसी भी ह्यूमन बीइंग्स का सबसे बड़ा कोशिका, किसी भी मनुष्य का जो सबसे बड़ा सेल्स है, उसको हम लोग नर्व सेल्स या न्यूरॉन कहते हैं। तो कोशिका से रिलेटेड कुछ बातें आपके सामने बची हुई थी, ये भी जानना हम लोग के लिए ज़रूरी है। अब कोशिका की संख्या, कोशिका का शेप एंड साइज किस पर डिपेंड करता है, ये जानना भी हम लोगों के लिए ज़रूरी है। द नंबर ऑफ सेल is depend of function. The number of cell is depend on size of livings. The number of cells depends on size of livings. Size of livings. For example, number of rat cells is less than number of elephant cells. Number of rat cell is less than number of elephant cell.
चूहे की कोशिका की संख्या हाथी के कोशिका की संख्या से कम होगी। तो कोशिका की जो संख्या है ये डिपेंड जो करता है, ये आपके साइज पर डिपेंड करता है। लिविंग्स बहुत बड़ा है तो नंबर ऑफ सेल्स बहुत ज़्यादा होगा, लिविंग्स छोटा है तो नंबर सेल्स बहुत कम होगा। जैसे एंट, चूंटी, उसकी नंबर ऑफ सेल्स कम है इन कंपैरिजन विद जिराफ, जिराफ का नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा है। तो कोशिका की संख्या किस पर डिपेंड करती है? तो लिविंग्स के साइज पर डिपेंड करती है। उसी तरीके से नंबर ऑफ किसी भी कोशिका का शेप एंड साइज जो है वो फंक्शन पर डिपेंड करता है। The shape and size of cells is depend on function. is depend on function. जो आपका कार्य होता है उसके अनुसार कोशिका की साइज होती है, शेप होती है, आकृति होती है, रचना होती है। कोशिका का रचना और आकृति किस पर निर्भर करता है? तो कार्य पर निर्भर करता है। द शेप एंड साइज ऑफ सेल इज डिपेंड ऑन फंक्शन। तो दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट था कि कोशिका में कितनी संख्या होती है तो किस पर डिपेंड करता है? तो आपके साइज पर डिपेंड करता है। और शेप एंड साइज किस पर डिपेंड करता है? तो आपके फंक्शन पर डिपेंड करता है। अब कोशिका के बारे में 9th लेवल पे जो बेसिक बातें जो थी उसको लगभग हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग ये जानेंगे कि कोशिका की बनावट कैसी है, संरचना, कोशिका की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, कोशिका की संरचना। The cell has special components that calls organelles. कोशिका के अंदर छोटे छोटे उपांग होते हैं। कोशिका के अंदर बहुत सारे घटक होते हैं जिसको मिलाकर कोशिका बनता है, जिसको हम लोग कोशिकांग कहते हैं। The cell has special components is called organelles. Organelles. कोशिका कई घटकों से मिलकर बना है। कोशिका जो बना है कई घटकों से मिलकर बना है। कोशिका का निर्माण विभिन्न घटक से होता है। कोशिका का निर्माण विभिन्न घटक से होता है। जिसे कोशिकांग कहते हैं। बहुत इजी, बहुत आसान। कोशिका जैसे यहां पर मैं छोटा सा कोशिका बना रहा हूं। प्लांट सेल, एनिमल सेल। ये प्लांट सेल है, ये एनिमल सेल है। प्लांट सेल में दो लेयर होता है, एक बाहर एक अंदर, लेकिन जंतु से कोशिका में एक ही लेयर होता है। एनिमल सेल में एक ही लेयर होता है, जिसके बारे में ऑर्गेनेल्स में पढ़ेंगे।
कॉमनली किसी भी कोशिका को पढ़ने के 3 तरीके हैं। 3 कंपोनेंट्स जो होते हैं कॉमन होते हैं सारे कोशिका के अंदर, वो सब कॉमन होते हैं और सब में पाए जाते हैं। जब वी विल स्टडी एनी सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप, देन वी विल सी 3 features are common. 3 features are common. Common in all cells. सभी प्रकार की कोशिका में 3 गुण, 3 लक्षण समान होते हैं। सबसे पहला होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जिसको हम लोग कोशिका झिल्ली भी कह सकते हैं, इसको सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। ये कॉमन सब में होता है। दूसरी बात जो होती है वो होता है न्यूक्लियस, केंद्रक। और तीसरी बात जो होती है साइटोप्लाज्म। जीवद्रव। किसी भी कोशिका के अंदर ये 3 चीज कॉमन होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, न्यूक्लियस जिसको हम लोग केंद्रक भी कहते हैं, और साइटोप्लाज्म जिसको हम लोग जीवद्रव भी कहते हैं। इसको स्टेप बाय स्टेप अगर हम तीनों को पढ़ेंगे तो पूरा कोशिका का कंसेप्ट हम लोग का बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आज के क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है या सेल वॉल क्या है, अगर मौका मिला तो सेल वॉल को भी टच कर लिया जाएगा। इन चीज़ों के जानकारी के बाद अब हम लोग डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं, व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी को हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन, इसको हम लोग हिंदी में कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली। ये आप देख रहे हैं जो बिल्कुल आउटर पार्ट, आउटर कवर, यहां सेकंड कवर, यहां फर्स्ट और यहां सेकंड। ये आउटर कवर ऑफ एनिमल सेल, सेकंड आउटर कवर ऑफ प्लांट सेल इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। जंतु कोशिका और पादप कोशिका में यहां पर एक अंतर दिख रहा है कि जंतु कोशिका में सिर्फ एक झिल्ली होता है जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, लेकिन पादप कोशिका में 2 झिल्ली होता है। एक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और दूसरा है सेल वॉल। बाहर वाले को हम लोग कहते हैं सेल वॉल और अंदर वाले को हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन। व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन? तो सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ organic molecules
lipids and proteins. There are two layer of proteins and middle there is lipids layer. ये जो सेल मेम्ब्रेन बना हुआ है, ये जो मेम्ब्रेन बना हुआ है, इसकी संरचना की गई है प्रोटीन से और लिपिड से. बाहर का दो झिल्ली प्रोटीन का होता है और बीच का मिडिल झिल्ली जो होता है वो लिपिड्स का होता है. सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स. प्रोटीन एंड लिपिड से ये बना हुआ है. टू लेयर प्रोटीन का है और मिडिल लेयर लिपिड्स का है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ऊपर का और अंदर का लेयर प्रोटीन का है और इसके बीच का जो लेयर है मिडिल लेयर वो लिपिड्स का है. इसकी जो संरचना हुई है ये प्रोटीन और लिपिड से हुई है. ये जो है सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है, चयनात्मक पारगम झिल्ली है. चयनात्मक पारगम झिल्ली, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन. सिलेक्टिवली इसलिए कहा जाता है कि जिन चीजों की रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता है, उसको अंदर आने देती है कोशिका के और जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो उसको अंदर से बाहर जाने देती है. इसकी झिल्ली जो अर्ध पारगम झिल्ली है और चयनात्मक, सिलेक्ट करके जिसको बाहर करना आउट कर देती है, जिसको अंदर करना है इन कर देती है. यानी ये जो आपका सेल वॉल जो सेल मेम्ब्रेन जो है, इट अलाउज और परमिट्स इन्स एंड आउट्स सम मटेरियल ऑफ सेल फ्रॉम इट. ये अलाउज करती है, परमिट करती है इन्स करने का, आउट्स करने का, एग्जिट करने का. ये परमिट देती है, जिसको बाहर करना है उसको बाहर करती है, जिसको अंदर करना है अंदर करती है. इसलिए इसे हम लोग सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं. सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं. जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स, बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसको ये अंदर आने देती है इसके द्वारा, अब बाहर आ जाने देती है. ये जो अंदर और बाहर जो होता है ये डिफ्यूजन के द्वारा होता है, विसरण के द्वारा होता है. ऑल ऑक्सीजन and carbon dioxide, minerals and waters come in cell and out of cell by the method that is diffusion. That is diffusion. और वाटर में जो इन्स आउट्स होता है इसको हम लोग ऑस्मोसिस के थ्रू, दिस इज द काइंड ऑफ डिफ्यूजन. व्हाट इज ऑस्मोसिस? दिस इज द काइंड ऑफ स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. उसको हम भी डिटेल्स में पढ़ेंगे. तो पहले हम लोगों ने कुछ बेसिक चीज देख लिया. प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या? तो आउटर सेल, आउटर कवर ऑफ प्लांट एनिमल सेल एंड सेकंड आउटर कवर ऑफ प्लांट सेल इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन. ये जो है किसी भी कोशिका को सुरक्षित रहता है, किसी भी कोशिका को मैकेनिकल सपोर्ट देता है और उसके रिक्वायरमेंट को इन्स आउट्स करके बैलेंस रखता है, पूरा करता है. movement is depend of cell from the region of high concentration
टू लो कंसंट्रेशन, टू लो कंसंट्रेशन। मूवमेंट जो है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है। कोशिका में जो चीजें अंदर से बाहर जाती है, ये जो बाहर से अंदर आती है वो उच्च सांद्रता के क्षेत्र से निम्न सांद्रता की ओर जाती है। मूवमेंट इज डिपेंड ऑन सेल फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, टू लो कंसंट्रेशन, हाई से लो की तरफ जाती है। इसके लिए हम लोग एक सॉल्यूशन का एग्जांपल लेंगे, किसी तरह का सॉल्यूशन ले लीजिए, शुगर का सॉल्यूशन ले लीजिए, साल्ट का एक घोल ले लीजिए, विलियन ले लीजिए, और उसमें किसी कोशिका को डालेंगे तो 3 रिजल्ट हमारे सामने आएगा। अगर एक सेल है, इसके चारों तरफ हमने एक लिक्विड डाल दिया, अगर यहां सॉल्यूशन यानी बाहर वाले पार्ट में, कोशिका के बाहर जो पार्ट है, जो सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन हाई है और कोशिका के अंदर का कंसंट्रेशन लो है, देन सेल विल गेन द वाटर एंड मिनरल्स एंड अदर रिक्वायरमेंट थिंग्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड्स। अगर बाहर का कंसंट्रेशन हाई है और अंदर कम है तो बाहर से अंदर की ओर वाटर आएगा, मिनरल्स आएगा और अदर रिक्वायरमेंट्स आएगा। इसको हम लोग कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन नॉन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन यानी आउट से इन की ओर वाटर का मूवमेंट होता है, आउट से इन के अंदर वाटर का मूवमेंट होता है, जिससे इसकी साइज जो होती है स्वेलअप, कोशिका का साइज बढ़ जाएगा, स्वेलअप साइज ऑफ सेल बाय द ऑस्मोसिस। बाय द ऑस्मोसिस। ये जो ऑस्मोसिस है इसमें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इसे हम कहते हैं बिकॉज हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, आउटसाइड में हाई कंसंट्रेशन है और लो अंदर के हिस्से में लो कंसंट्रेशन है, तो बाहर से अंदर की ओर जो पानी, मिनरल्स और अदर रिक्वायरमेंट्स जाएगा, इसकी वजह से कोशिका फूल जाएगा, बड़ा हो जाएगा, स्वेल अप आउट टू इन साइज ऑफ सेल बाय द ऑस्मोसिस। जब ये हो गया आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन है, इसको हम लोग कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इसमें Hc और Lc बराबर है। यहां हाई कंसंट्रेशन आउटसाइड ऑफ सेल्स बराबर है इनसाइड ऑफ सेल्स के, इनसाइड ऑफ सेल्स। सेल्स के बाहर का एनवायरनमेंट और सेल के अंदर का एनवायरनमेंट बराबर है, ना अंदर से बाहर जाएगा ना बाहर से अंदर आएगा। सेम एक सिचुएशन में सेल रहेगा, सेल ना बढ़ेगा ना छोटा होगा, ना इसका नेटवर्किंग जो मूवमेंट का है अंदर से बाहर, नाइदर आउट नॉर इन, नाइदर आउट नॉर इन एनी मटेरियल्स फ्रॉम एक्सटर्नल एरियाज टू इंटरनल एरियाज ऑफ सेल्स। इसको हम लोग कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, कोशिका ना बड़ा होगा ना छोटा होगा, ना चीजें अंदर से बाहर जाएगी ना बाहर का पदार्थ अंदर आएगा। ये हो गया आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तीसरा जो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक,
हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, बाहर के हिस्से में लो कंसंट्रेशन और अंदर के हिस्से में हाई कंसंट्रेशन। कोशिका अंदर हाई कंसंट्रेशन है, अब बाहर लो कंसंट्रेशन है, अंदर की चीज बाहर जाएगी तो कोशिका सिकुड़ेगा, श्रिंक करेगा। इन सच सिचुएशन सेल विल श्रिंक, सेल विल लॉस द वाटर एंड मिनरल्स। वाटर और मिनरल्स को ये लॉस करेगा और सेल श्रिंक करेगा। सिकुड़ेगा। कोशिका ऐसी हालत में सिकुड़ेगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में बाहर वाला हिस्सा जो है वहां लो कंसंट्रेशन है और सेल के अंदर का जो हिस्सा है इसमें हाई कंसंट्रेशन है, तो अंदर की चीजें बाहर जाएगी। सेल विल लॉस द वाटर, मिनरल्स एंड अदर गैसेस, जिसकी वजह से सेल सिकुड़ेगा, सेल श्रिंक करेगा। तो ये 3 टाइप था जिसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा कि किस तरीके से कोशिका झिल्ली कभी कोशिका को बड़ा करती है, कभी छोटा करती है, कभी एज इट इज रहने देती है। इसको हम लोग कहते हैं हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। इसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से कंसेप्शन के साथ पढ़ा। अब हम लोग सेल वॉल के बारे में जानेंगे। सेल वॉल जो सिर्फ प्लांट कोशिका में पाया जाता है, सेल कोशिका, एनिमल कोशिका के अंदर, एनिमल सेल के अंदर नहीं पाया जाता। प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है। सेल वॉल जिसको हम लोग कोशिका भित्ति भी कहते हैं। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति भी इसे हम लोग कहते हैं। इट इज मेड अप ऑफ बाइसेलुलोज। सेलुलोज cell wall is flexible, is hard, sometimes it gives mechanical support to cell, to mechanical support to plasma membrane, mechanical support to cell tissues। तो ये जो एक्सटर्नल पार्ट प्लांट टिश्यू के अंदर सबसे बाहरी परत जो है, सबसे एक्सटर्नल यानी एडिशन कवर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्लांट सेल, इज कॉल्ड प्लांट सेल। इसके बाहर का जो कवर है इसी को हम लोग प्लांट सेल कहते हैं। तो प्लांट सेल जो है सिर्फ पौधे कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, और ये इसकी बनावट जो है सेल्यूलोज के द्वारा होती है। और आइसोटोनिक के द्वारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जब जल निकलता है तो उससे ये तर रहती है, उससे ये भींगी रहती है, और जिसकी वजह से पौधे की रक्षा होती है। गर्मी के दिनों में पौधे की त्वचा और प्लांट सेल्स की त्वचा की सेफ्टी जो है प्लांट सेल करता है, बल्कि सेल मेम्ब्रेन की भी सेफ्टी जो है प्लांट सेल करता है। इंसान में एक्टिविटी है, जंतु में एक्टिविटी है, वो अपने आप को सेफ रख सकता है, लेकिन पौधे में कोई एक्टिविटी नहीं है। बाढ़ आए, आंधी आए, तूफान आए, कोई आदमी आके उस पर अटैक करता है, कोई बच्चा उस पर ढेला मारता है, तो पौधा सुरक्षित रह सके इसीलिए पौधा को 2 कवच दिया गया है, एक सेल मेम्ब्रेन और दूसरा सेल वॉल। लेकिन जंतु में सिर्फ एक कवच है जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं।
लेकिन पौधे में दो है, एक से जिसको हम लोग प्लांट सेल वॉल कहते हैं और एक सेल मेम्ब्रेन। तो इसके बारे में हम लोग जान चुके। तो फर्स्ट पार्ट जो है सेल के ऑर्गेनेल्स, जो कॉमन ऑर्गेनेल्स थे वो 3 हम लोगों को पढ़ना है। उसमें एक था प्लाज्मा मेम्ब्रेन और दूसरा था न्यूक्लियस और तीसरा साइटोप्लाज्म के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, नाइट्रोसोम है और बहुत सारे ऑर्गेनेल्स जो हैं उसकी डिटेल्स को हम लोग 2 क्लास में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। 4 क्लास में हम लोग पूरे सेल चैप्टर को क्लियर करेंगे। ये सेकंड डे था जिसमें आप लोगों ने जाना कि सबसे छोटा सेल कौन है, बड़ा से बड़ा सेल कौन है। एक ह्यूमन बींग्स के अंदर सबसे बड़ा जो सेल उसको क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। और सेल की जो बनावट है इसके बारे में हम लोग काफ़ी चर्चा किया। इससे बिलोंग्स कुछ क्वेश्चन है जिसको हम लोग नोट करके आज की क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं। What is diffusion and osmosis? जैसा कि हम लोग पढ़ चुके, पौधे के अंदर जो भी वाटर मटेरियल्स आता है जाता है वो डिफ्यूजन के द्वारा। ऑस्मोसिस क्या है, दिस इज स्पेशल काइंड्स ऑफ डिफ्यूजन जिसको डिटेल्स में हम लोगों ने डिस्कशन किया है। इसको फर्स्ट क्वेश्चन के तौर पे आपको क्लियर करना है। दूसरा, व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन? एंड सेल वॉल। एंड सेल वॉल, डिस्क्राइब इट। ये 2 क्वेश्चन आज का अगर आप चाहेंगे तो इसको कर सकते हैं। व्हाट इज डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, डिस्क्राइब इट। ठीक है, ओके, हैव ए गुड डे। एक और मैं बायो का आपको फंडा बता रहा हूँ। ये दिस इज मतलब रेनी डेज, रेनी सीजन। इस मौके से आपको अपने नाखून को काटना चाहिए। नाखून जो है फोर्टनाइटली तो कम से कम कट हो जाए, वरना वीकली कट होनी चाहिए। पैर के नाखून और हाथ के नाखून को, मोच को होठ से ऊपर रखना, लब से ऊपर रखना है। उससे फ़ायदे क्या होंगे कि बरसात में 2 प्रोटोजोआ है, लिस्मानिया डोनोवानी, इंटोमीबा हिस्टोलाइटिका, जो हमारे नाखून के द्वारा, हमारे भोजन के द्वारा, हमारे पानी के द्वारा हमारे अंदर इनहेल हो जाता है, हमारे शरीर के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से डायरिया, डायसेंट्री और बहुत सारी पेट की बीमारी हो जाती है। इन बीमारियों से बचने के लिए हम लोग को बरसात में स्पेशली अपने नाखून को कम से कम 15 दिन में काट लें। और सबसे बेहतर है वीकली आपका रूटीन हो। हाथों के नाखून को भी और पैरों के नाखून को भी। तालाब में, नदी में कहीं भी जाए नहाने के लिए तो अपने नाखून काट के जाए, नहीं तो वहाँ से आप आएंगे तो अपने साथ लिस्मानिया डोनोवानी और इंटोमीबा हिस्टोलाइटिका को लेके आएंगे। जब कुछ भोजन ग्रहण करेंगे, पानी पिएंगे तो उसके द्वारा आपके अंदर बीमारी चली जाएगी और डायरिया, डिसेंट्री और कालाजार, इस तरह की बहुत सारी बीमारी का ज़रिया ये बन सकता है। ठीक है, ये एक फंडा है बायो का। ओके, हैव ए गुड डे। खूब मेहनत कीजिए और कामयाब होइए। थैंक यू।